स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। साल था 1990 और गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी का वो दिन था। 25 जनवरी का वो दिन था 1990 में, जब भारतीय वायुसेना के जो हमारे जवान थे उनका एक ग्रुप खड़ा हुआ था श्रीनगर के रावलपोरा में। ये लोग यहाँ पे अपनी बस का वेट कर रहे थे, जो बस इनको श्रीनगर की, ओल्ड श्रीनगर की जो एयरफील्ड है वहाँ पे लेके जाने वाली थी। इस ग्रुप के अंदर मौजूद थे उस समय जो स्क्वाड्रन लीडर थे रवि खन्ना, वो मौजूद थे। साथ में एक और जवान मौजूद थे, राजभर उमेश्वर सिंह। तो अब यहाँ पे जब ये लोग खड़े हुए थे तो राजभर उमेश्वर सिंह ने ये देखा कि एक कार आती है अचानक से, उसमें कुछ लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का निकलता है उस कार से और अपने फेरन में से एक रिवॉल्वर, एक बंदूक निकाल के एयरफोर्स के उन जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, गोलीबारी करना शुरू कर देता है। ये अटैक हुआ हमारे जवानों पर और इस अटैक में हमारे 4 जवान थे जो वीर गति को प्राप्त हुए। इन जवानों में आपको बता दें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी मौजूद थे। इसके साथ ही यहाँ पे जब ये फायरिंग की जाती है, इसके बाद ये लोग भाग जाते हैं यहाँ से। 40 लोग करीबन और ऐसे थे जो घायल हुए थे इस पूरी फायरिंग में। इस हादसे के बाद, इस अटैक के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर उस समय के जो गवर्नर थे जगमोहन जी, जम्मू एंड कश्मीर के, उनके द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है एक मैसेज लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के जो स्थिति है उसको शांतिपूर्वक स्थिति बनाने के लिए हमें कदम उठाने होंगे और इसके लिए कानून व्यवस्था जो है वो शांति बनी रहे। हम लोग यहाँ पे आपकी मदद के लिए हैं। शांति बनाने के लिए ऑफिसर्स जो हैं वो अपने दायित्वों का पालन करेंगे और अगर इस बीच में कोई जान माल का नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार केवल वो लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं, साफ तौर पर जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके बाद स्थिति ये बनी, आलम ये बना कि श्रीनगर और बारामूला ज़िले जो हैं उनके कई ऐसे गांव थे, कई ऐसे कस्बे थे जहां पे सैकड़ों कश्मीरी जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए। कई ऐसे सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने जो बंद का ऐलान किया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा उसको ज्वाइन कर लिया, अपना कामकाज बंद कर दिया। इसी के साथ में ये चीज़ें भी देखी गई कि कई सारी ऐसी फैमिलीज़ थी एयरफोर्स के कई सारे ऐसे परिवार थे जिनको कश्मीर के उनके बेसेस से, वहाँ से, उन जगहों से इवैक्यूएट करना पड़ा, वहाँ से निकालना पड़ा। और ये सब किया जा रहा था कड़ी सुरक्षा के बीच में। एक ऐसी भीड़ भी देखी गई कि जो एक कस्बे से गुजरने वाले एक हाईवे पर सबसे प्रमुख जो उस समय का अलगाववादी समूह था, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसके बैनर लटका रही थी, उसके झंडे फहरा रही थी। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इस अटैक के बाद कश्मीर में देखने को मिलती हैं। भारतीय सेना पर ये जो अटैक हुआ था इसके करीबन 34 साल बाद, यानी कि इस साल जनवरी 2024 में, जो एक अकेले सर्वाइवर जो एक थे इसमें, राजभर उमेश्वर सिंह, जो कि इंडियन एयरफोर्स के जो जवान थे, उन्होंने यहाँ पे जो की प्रोसिक्यूशन विटनेस भी बने बाद में इस पूरे केस में, उन्होंने वो जो शूटर था जिसने हमारे जवानों पर गोलियां चलाई थी, उन इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर, वो शूटर को उन्होंने पहचाना कि ये और कोई नहीं, ये यासीन मलिक था। यासीन मलिक जो कि चीफ था, जो लीडर था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का, JKLF का। यासीन मलिक वो शख्स जो कश्मीर का एक युवा लड़का था, इंडिपेंडेंट कश्मीर की मांग करता था, जिसने 2 साल पहले ही इस अटैक को करने से 1988 में 2 साल पहले ही LOC क्रॉस करके पाकिस्तान में गया था, JKLF का ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया था, वहाँ पे बंदूक चलाने की, आर्म्स की ट्रेनिंग ली थी उसने। और जम्मू कश्मीर के ये जो हालात थे, ये जिसमें हमारे जवान, हमारे जो सिविलियंस, उनकी हज़ारों कैजुअल्टीज़ हुई, हज़ारों जानें गईं, ये साल 1988 से कैसे रहे हैं, कैसे जम्मू कश्मीर के हालात इन लोगों ने बिगाड़े हैं, ये आपको इन आंकड़ों से समझ में आएगा कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, उनकी रिपोर्ट है कि 1988 के बाद से टोटल कुल मिला के 23,918 टेररिस्ट की यहाँ पे इनको मारा गया है, टेररिस्ट को। 6,636 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे जवान हैं उनकी यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए और 15,000 सिविलियंस की डेथ हुई है। आम नागरिक 15,000 सिविलियंस की भी यहाँ पे जान गई है जम्मू कश्मीर में सिंस 1988। लेकिन इसके साथ ही जब एक जगह पे हिंसा होती है, जब एक जगह पे टेररिज्म अपना एक तरह से अपने बीज बोना शुरू करता है, तब वहाँ पे सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता है, वहाँ पे नुकसान होता है वहाँ के इकोनॉमिक बैलेंस का, उस पूरे एरिया के, रीजन के। साथ ही साथ में इकोनॉमिक और जो रेवेन्यू जो लॉस होता है, इनकम का जो लॉस होता है, क्योंकि स्ट्राइक होती हैं लगातार, बंद का ऐलान किया जाता है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, उनमें वॉयलेंस होता है, तो उससे रेवेन्यू लॉस होता है, साथ में इनकम का लॉस होता है, आम जीवन तहस नहस हो जाता है। साथ ही साथ में एक साइकोलॉजिकल, जो उस जगह के लोग होते हैं उनके लिए साइकोलॉजिकल और एक सोशल प्रॉब्लम बन जाती है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है,
वो यहाँ पे लोगों के दिमाग में आता है कि अगर आप सोचें कि आपके इलाके में जहाँ आप रहते हैं, आपके शहर में हर अगले दिन से जो फोर्सेज हैं उनके और टेररिस्ट के बीच में मुठभेड़ होती है, टेररिस्ट वहाँ पे अचानक आके लोगों को परेशान करते हैं। ये सब चीज़ें अगर कहीं पे हो रही हैं तो वहाँ के लोगों का जो जीवन शैली है वो कैसी होगी, उनका सोचने का तरीका कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टेररिज्म है वो फियर, डर, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को लेकर साथ में आता है। और इसी के साथ में एक और भावना, बड़ी भावना जो आती है ऐसे लोगों के बीच में, वो आती है सेपरेटिज्म की, वो आती है अकेलेपन की। तो ऐसी भावना को भी यहाँ पे इस तरह से ये टेररिज्म जो है उसको बढ़ावा देता है। लेकिन ये हालात कश्मीर में बने कैसे, इसके लिए इतिहास जानना होगा। तो अब इतिहास जानते हैं कि कश्मीर का आखिर इतिहास कैसा था और क्या रहा था। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी सूचना देनी है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, सर्वोच्च पदों पर पहुंचना भारत के, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू आपके लिए कई सारे कोर्सेज लेकर आया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज के लिंक्स मिल जाएंगे, उन पे जाइए। आप भली बात ही जानते हैं आपको किन स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, किन आपके फैकल्टीज से पढ़ने की ज़रूरत है। सब कुछ यहाँ पे आपको स्टडी आईक्यू दे रहा है। वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, वेल डिज़ाइंड कोर्सेज हैं। यहाँ पे जाके आपको अफोर्डेबल रेट्स पे हैं और कोर्सेज, बड़ी बात यह है उस पर भी आपको बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए उन अफोर्डेबल रेट्स पर भी सिर्फ एक कोड लगाना है, जो कि आपका कोड है VJ Live। ये कोड आप यहाँ पे लगाएंगे तो उन अफोर्डेबल रेट्स पर भी आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। कश्मीर के इतिहास की अगर बात की जाए, मौर्य साम्राज्य से अगर हम उसकी बात करें तो बताया जाता है कि मौर्य सम्राट अशोका जो थे, कश्मीर से उनका गहरा संबंध रहा था। अशोका ने श्रीनगर की स्थापना की, बौद्ध धर्म जो था उसको कश्मीर में लेकर आए, और इसके बाद अशोका के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद 14वीं शताब्दी तक बताया जाता है कि कई सारी रूलिंग डायनेस्टीज़ जो अलग अलग थीं, सल्तनतें जो अलग अलग डायनेस्टीज़ थी, वो सब यहाँ पे आती रहीं। लगभग इसी समय में, जो 14वीं शताब्दी का समय बताया जाता है, एक तिब्बत बौद्ध शरणार्थी हुआ करते थे जिनका नाम था रिंचना यहाँ पे कश्मीर पहुँचते हैं तिब्बत से, और इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम के अंदर। ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इसके साथ ही कश्मीर में बताया जाता है कि रिंचना ने पहली मुस्लिम डायनेस्टी जो थी उसकी स्थापना की। इसके साथ में अब जब अकबर आते हैं तो अकबर जो मुग़ल सम्राट बना तो उसने कश्मीर को अपने साम्राज्य के, जो उसके कई सारे अलग अलग सूबे थे, उनमें से काबुल सूबे के अंदर कश्मीर को उसमें मिला लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर ने अपना जो मॉडर्न फेज़ है, जो उसका आधुनिक स्वरूप आया, वो सिख जो राजा थे, जो सिख लीडर थे रंजीत सिंह, उनके दौर में उसको मिला। किस तरह से मिलता है कि जो रंजीत सिंह थे उन्होंने एक सिख संघ की स्थापना की थी। जो कश्मीर था उसको मुग़ल साम्राज्य से छीन लिया था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो था वो वहाँ के एक लोकल जो एक लीडर थे, जो एक राजा हुआ करते थे डोगरा समुदाय के, महाराजा गुलाब सिंह, उनको दे दिया। अब यहाँ पे सिख जो लीडर थे, जो रंजीत सिंह थे, उन्होंने यहाँ पे गुलाब सिंह को, पूरा डोगरा समुदाय के गुलाब सिंह को पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन था वो दे दिया। 1834 आता है, और 1834 ये क्योंकि 1800 का ये समय आ चुका था, तो 1834 में जो महाराजा गुलाब सिंह की सेना का जो जनरल था जोरावर सिंह ने यहाँ पे लद्दाख पर आक्रमण कर दिया था। लद्दाख पर आक्रमण किया जाता है और फिर डोगरा शासन था उसके अधीन लद्दाख भी यहाँ पे आ जाता है। इस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो एक तरह से कहा जाए शासन जो था ब्रिटिशर्स का, वो मजबूत होने लगा था। और इसी के बाद पहली एंग्लो सिख वॉर होती है 1846 में। 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, आपको पता होगा ये दोनों ट्रीटी आई थी इस समय पे। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी उसके तहत 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर घाटी जो थी पूरी, जो सिखों के पास हुआ करती थी, तो कश्मीर घाटी को सिखों से छीन कर और उसे महाराजा गुलाब सिंह जो थे उन्हें 75 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। पूरी कश्मीर घाटी को 75 लाख रुपए में यहाँ पे बेच दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा महाराजा गुलाब सिंह को। अब जो गुलाब सिंह थे, जो डोगरा रूलर थे, इन्होंने पूरे जो रीजन थे उस समय के गिलगिट बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन पे अपना शासन किया। महाराजा गुलाब सिंह जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जून 1857 में। इसके बाद क्या हुआ कि इनके जो सक्सेसर आए, जो इनके बेटे आए, महाराजा रणबीर सिंह, इन्होंने राज्य पर एक तरह से जो राजशाही के रूप में अपना शासन जारी रखा। लेकिन फिर आता है 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है 2 अगस्त 1858 को,
और इसके तहत जो सारी पावर्स थी गवर्नमेंट की, टेरिटरीज़ की और रेवेन्यूज़ की, वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। अब ये सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास थी। इसी के बाद जो महाराजा रणबीर सिंह थे उनकी भी मृत्यु होती है 1858 में, और इसके बाद इनके जो सक्सेसर आगे जो एक राजा बनते हैं इस पूरे रीजन के, वो बनते हैं महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह आए और प्रताप सिंह के बाद आते हैं 1925 में, जिन्हें आप सभी जानते होंगे अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है कश्मीर के बारे में। तो 1925 में आते हैं राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह आए, यानी कि जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक, आखिरी रूलर हरि सिंह यहाँ पे आते हैं। अपना शासन इन्होंने चलाना शुरू किया और बताते हैं कि 22 अप्रैल 1934 को हरि सिंह ने रेगुलेशन 1 के तहत यहाँ पे, जिसको नाम दिया गया था संवत 1991 रेगुलेशन नंबर 1, इसके तहत यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, जिसे प्रजा सभा कहा करते थे, उसको यहाँ पे सामने इस्टेब्लिश किया। इसको ये सामने लेकर आए। कुछ लेजिस्लेटिव ऐसे फंक्शंस थे जो कि इन्होंने प्रजा सभा को दिए, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसको दिए, और बाकी जितनी भी सुप्रीमेसी एक तरह से थी, जो बाकी सारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मैटर्स थे, वो राजा हरि सिंह ने अपने पास में रखे। ये सब इस तरह से चल रहा था 1934 तक, और इसके बाद सन 47 आता है। अब जब सन 47 आया तो 3 जून 1947 की बात बताई जाती है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी के कुछ लीडर्स थे, जिनकी माउंटबेटन के साथ में, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में यहाँ पे मीटिंग होती है। एक समझौता किया जाता है, एक समझौते पर मंजूरी होती है, और इस समझौते का नाम था, जैसे आप लोग जानते हैं, माउंटबेटन प्लान के नाम से। तो यहाँ पे 3 जून 47 को माउंटबेटन प्लान आता है। सामने ये आया इसके बाद कि जो ब्रिटिश भारत है उसको डिवाइड किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान बनेंगे, दोनों का अपना अलग संविधान होगा, और रियासतें जो हैं इस बीच में, क्योंकि हमारे सामने कई सारी रियासतें भारत के अंदर उस समय हुआ करती थी, तो जितनी भी रियासतें होंगी उनको ये मौका दिया जाएगा, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो किसके साथ जाना चाहती हैं, वो भारत के साथ जाना चाहती हैं या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं। अब जब ये प्रश्न आया कि रियासतें जो हैं वो डिसाइड कर सकती हैं, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो पाकिस्तान या भारत किसके साथ जाना चाहती हैं, तो यहाँ पे इसी महीने, जून के ही महीने में, सन 47 में 27 जून को जो अंतरिम कैबिनेट थी इंडिया की, भारत की, उसका हेड बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हेड बनाया गया था कि अब आप होंगे वो शख्स जो डील करेंगे भारत की जितनी भी ये रियासतों का मैटर है, इसमें सारी रियासतों के साथ आपको डील करना है। करीब सरदार वल्लभ भाई पटेल के शानदार नेगोशिएशंस स्किल्स के साथ में, उनकी जो एक तरह से कहा जाए कि उनकी काबिलियत थी लोगों को कन्विंस करने की, चाहे वो किसी भी तरह से कन्विंस करे लोगों को, लेकिन वो मनवा लेते थे अपनी बात। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से करीबन 560 ऐसे प्रिंसली स्टेट थी, ऐसे रियासतें थीं जो भारत के साथ आ गए, जिनको भारत के साथ शामिल कर लिया गया। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जिनके बारे में बताया जाता है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों के मामले में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद को भी किसी मशक्क़त के साथ में भारत में शामिल कर लिया, लेकिन जम्मू और कश्मीर अभी भी प्रश्न बना हुआ था। 3 जुलाई, अगले ही महीने 3 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक लेटर लिखा कश्मीर के राजा हरि सिंह को। वो उस लेटर में वो लिखते हैं कि कश्मीर का हित जो है वो बिना किसी देरी के भारतीय संघ और उसके संविधान के सभा में शामिल होने में ही कश्मीर का जो है हित है। ये उन्होंने लेटर लिखा। हरि सिंह ने इसके बाद में लंबा एक सोचने का समय मांगा, एक लंबा उनको वक्त चाहिए था। इसी बीच में हरि सिंह जो थे पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कर चुके थे, यानी कि यथा स्थिति जो है उस समय उसको बरकरार रखा जाए, उसको बना के रखा जाए। जब ये बात पता चली कि पाकिस्तान का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया है, यथा स्थिति जो कश्मीर की है उसके लिए उन्होंने समय मांगा है अभी राजा हरि सिंह ने। 27 सितंबर 1947 का वो दिन था कि जब पीएम नेहरू ने यहाँ पे एक लेटर लिखा जाता है सरदार पटेल को, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है। नेहरू ये जानते थे कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे लिखा कि पाकिस्तान अब क्या करेगा कि वो कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू कर देगा, यानी कि घुसपैठ करना शुरू करेगा, और अब पाकिस्तान कोई बड़ा एक्शन जल्दी ले सकता है। इससे पहले हमें, यानी भारत को, आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कश्मीर के मुद्दे पर जो उसका एक्सेशन करना है भारतीय संघ के अंदर, इंडियन यूनियन के अंदर, उस पर तेज़ी से काम करना पड़ेगा, और हमें इसमें शेख अब्दुल्ला का कोऑपरेशन भी मिल सकता है, हमें उसमें उनकी मदद से ये चीज़ करनी चाहिए। इसके साथ क्या होता है कि महाराजा हरि सिंह जो थे, जो कि अभी तक मन अपना बना नहीं पाए थे
कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति एक तरह से टूट पड़ती है। होता क्या है कि आप जैसा जानते हैं, आपने हमारे अगर पहले के एपिसोड्स देखें तो पाकिस्तान जो था उसने अपने कबीलियाइयों को, अपने ट्राइबल्स को, ट्राइबल मिलिटेंट्स जो थे उनको भेजकर यहाँ पे कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ करना शुरू कर दी और बुरी तरह यहाँ पे जो वो आतताई थे उन लोगों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। हरी सिंह जो थे उन्होंने, जब ये अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल मिलिटेंट्स भेजे तो हरी सिंह ने अपनी पहले सेना को आगे किया। हरी सिंह की जो सेना थी उन्हें लगता था कि वो जीत सकते हैं यहाँ पे इन लोगों से और इसके बाद इनसे भिड़ सकते हैं एक तरह से। तो क्या हुआ कि उनकी जो सेना के मुस्लिम ऑफिसर्स जो थे, जो उनके जवान थे, मुस्लिम जवान थे, इन लोगों ने यहाँ पे जो स्टेट फोर्सेस के मुस्लिम जवान थे, इन लोगों ने पाकिस्तान से जो अटैकर्स आए थे वो उनके साथ में शामिल हो गए। और बताया जाता है कि जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, यानी राजा हरी सिंह की सेना के जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल नारायण सिंह, उनको डोमेल के अंदर, डोमेल जो जगह है वहाँ पे डाक बंगलों के अंदर मार दिया। यानी खुद की ही सेना के लोगों ने कर्नल नारायण सिंह को मार दिया। इसके साथ में कर्नल नारायण सिंह यहाँ पे वीरगति को प्राप्त होते हैं। बारामूला पहुँचते हैं ये जो ट्राइबल्स थे, जो पाकिस्तान से अटैकर आए थे। और बारामूला में उस समय का ये उत्पात बताया जाता है कि इन लोगों ने, जो ट्राइबल्स आए थे, इतने खूंखार थे और इतने ज़्यादा ही वहशी किस्म के लोग थे कि इन लोगों ने ना ही किसी का रिलीजन देखा, ना ही किसी की उम्र देखी। हर एक महिला के साथ वहाँ पे बलात्कार किया गया, रेप किया जाता है, मास रेप किए गए वहाँ पे। इनफैक्ट मुस्लिम महिलाओं के साथ में भी यहाँ पे रेप किए गए, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को मार दिया गया था। बुरी तरह तबाही मचा दी गई, आगजनी कर दी गई। और पूरे बारामूला को उस समय इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे त्रासदी, एक तरह से उसको कहेंगे, उसको ये कहेंगे कि वहाँ पे बर्बरता के साथ इन लोगों ने काम किया था। और अगला स्टेप जो ये ट्राइबल्स थे इनका था कश्मीर की तरफ बढ़ने का। तो अब ये कश्मीर की तरफ बढ़ने वाले थे। महाराजा हरी सिंह ये जानते थे कि अगर ये कश्मीर आए तो यहाँ पे चीज़ें संभालना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो महाराजा हरी सिंह जो थे, इन्होंने दिल्ली में अपना कॉल किया और दिल्ली में यहाँ पे पीएम नेहरू के पास में, मिनिस्ट्री में जब कॉल आता है इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी मदद की गुहार लगाई कि जल्दी से भारत हमारी मदद करे। पीएम नेहरू ने उस पर एग्री किया कि हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके पहले आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने पड़ेंगे, उसी के बाद हम अपनी जो सेना है वो आप तक भेज सकते हैं, जो आप हमारे देश का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हरी सिंह के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया जाता है महाराजा हरी सिंह के द्वारा अक्टूबर 26, 1947 को। अक्टूबर 26, 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुआ। और इस एक्सेशन पे जो साइन हुआ था उसमें ये एग्री किया था हरी सिंह ने कि जो नया आज़ाद भारत है उसके संग हम एक्सीड कर रहे हैं, उसके संग कश्मीर, जम्मू कश्मीर आ रहा है। सिर्फ 3 मैटर्स पे जो भारत है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पे अपना जो काम है वो कर सकता है। वो यहाँ पे सिर्फ 3 मैटर उनके पास होंगे, जो कि होंगे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये 3 मैटर्स से भारत सरकार के पास में रहेंगे। बाकी कश्मीर के लिए उन्होंने कई सारे स्पेशल जो प्रिविलेजेस थे, जो स्पेशल स्टेटस था, उसकी यहाँ पे मांग की थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो क्लॉज 7 था उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर भारत में जो विलय हो रहा है वो इस शर्त पर होगा कि राज्य जो है, जम्मू कश्मीर राज्य जो होगा वो उसका अपना अलग संविधान होगा, उसको अपना अलग संविधान रखने का अधिकार होगा। हरी सिंह ने साथ ही साथ में कई ऐसे स्पेशल प्रिविलेज अपने लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के ले लिए थे इसमें, जो उन्होंने कहा था कि हमारा एक 1927 का जो लॉ है उसके तहत, जिसमें हम आउटसाइडर्स को, जो बाहरी लोग हैं, उनको इस रीजन में, हमारे रीजन में प्रॉपर्टी लेने का अधिकार नहीं देते हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारे लोगों के पास ही यहाँ पे रहता है। तो ये यहाँ पे इसको भी आप आगे इस ये जो हमारा एक्सेशन है उसमें आप सामने इसको लाइएगा, क्योंकि हम अभी भी यहाँ पे लोगों को अपना अधिकार इस तरह से नहीं दे सकते कि यहाँ पे आके वो ज़मीन ले लें। दरअसल 1927 में ये जो लॉ लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि जिससे ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, उनको दूर रखा जाए कश्मीर वैली से, कश्मीर घाटी से, कि वो वहाँ पे आके बस ना जाएं। तो इसके बाद अब बारी थी, जब ये एक्सेशन हो गया कश्मीर का भारत के साथ में, अब बारी थी संविधान बनने की। संविधान बनने के लिए जो 7 मेंबर्स की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया है, जो उस पर काम कर रही थी लगातार, उसमें पीएम नेहरू ने एक बहुत ही अहम सदस्य थे, एक बहुत ही मुख्य सदस्य हुआ करते थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे, उन्हें पीएम नेहरू ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जिसकी हमारी बातचीत पहले हरी सिंह के साथ में हो चुकी है, उसकी रक्षा के लिए, उसको सेफ रखने के लिए आप एक आर्टिकल का ड्राफ्ट तैयार करिए। इस आर्टिकल का एक ड्राफ्ट आपको बनाना है। इसके बाद अभी आर्टिकल के ड्राफ्ट पे काम शुरू हुआ, जिसमें एक ऐसा आर्टिकल बनाया गया जिससे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में
टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस वाले पार्ट में इसको ड्राफ्ट किया जाता है। यानी कि टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस वाले एक पार्ट के अंदर इस आर्टिकल, नए आर्टिकल को ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया गया। यही आर्टिकल था आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 वही आर्टिकल जो कि जम्मू कश्मीर को अलाउ करता था कि जम्मू कश्मीर का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, खुद का एक फ्लैग, एक झंडा हो सकता है, और साथ ही साथ में पूरे जो कंट्रोल होगा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो जम्मू कश्मीर के ही राज्य की जो सरकार है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उनका होगा, कि पूरा कंट्रोल सिर्फ जम्मू कश्मीर के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे वहीं का होगा, बाहर का नहीं होगा। कोई भी मैटर्स जो हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के, उसमें भारत सरकार दखल दे सकती है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे दखल नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें सामने इस आर्टिकल 370 में लाई जाती हैं। इसके बाद जब इसका स्ट्रक्चर सामने आया, प्रपोज किया गया, तो जुलाई 1949 में कुछ नेगोशिएशंस शुरू हुए। नेगोशिएशंस होते हैं और इसके बाद जो इस प्रपोज्ड आर्टिकल का स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर ये नेगोशिएशन होने वाले थे, जिसमें उन मीटिंग्स में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अयंगर साहब थे वो, और शेख अब्दुल्ला, ये लोग यहाँ पे शामिल हुआ करते थे। इन चारों के बीच में नेगोशिएशंस हुए जो कि कुछ महीनों तक चलते हैं, और इन कुछ महीनों के नेगोशिएशंस के बाद में 17 अक्टूबर आता है। 17 अक्टूबर 1949 आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को संविधान सभा द्वारा भारत का जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो अब आर्टिकल 370 जो था वो यहाँ पे संविधान के अंदर, जो भारत का संविधान था, उसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 का वो दिन था जब लागू होता है भारत का संविधान। अब लागू हुआ, इसके बाद जब ये लागू हुआ भारत का संविधान, तो आर्टिकल 370 के 3 फ्रेमवर्क तैयार हुए। इन 3 फ्रेमवर्क में क्या कहा गया था वो आप ध्यान से सुनिएगा। भारत जो है वो कोई भी लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकता आउटसाइड द सेट आउट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जिन चीज़ों की बात की गई है कि आप सिर्फ फाइनेंस, डिफेंस और जो आपका फॉरेन अफेयर्स हैं उनमें आप दखल दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी, जो भारत है वो कोई भी लॉ जो है जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकता विदाउट वहाँ की गवर्नमेंट के या वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन के। तो वहाँ की सरकार की सहमति के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सहमति के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहा गया था कि एक्सेप्ट आर्टिकल 1, मतलब आर्टिकल 1 वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डिक्लेयर करता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब एक संघ है जिसमें कई सारे राज्य हैं। तो ये जो आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 370 है जो कि बनाया ही जम्मू कश्मीर के लिए गया है, उसके अलावा कोई भी पार्ट संविधान का जो है वो अप्लाई ही नहीं होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। इसके बाद ये भी कहा गया है इसमें कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, वो कोई भी प्रोविज़न ला सकते हैं जो स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर, लेकिन इसके लिए भी कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वो चाहिए होगा। मतलब सरकार के साथ में जो राज्य सरकार होगी, राज्य की असेंबली होगी, उसके साथ में पूरा कंसल्टेशन होगा, उसके बाद ही इसको यहाँ पे लागू किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ इसमें कही गई थी इस फ्रेमवर्क में कि आर्टिकल 370 जो है उसको स्वयं संशोधन उसमें नहीं किया जा सकता, स्वयं उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, और जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो उस पर सहमति नहीं दे देती है। ये सारी फ्रेमवर्क एक था वो तैयार किया गया। इसी के साथ 31 अक्टूबर 1951 आता है, अगले ही साल 75 मेंबर्स जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक जगह पहली बार गैदर होते हैं श्रीनगर के अंदर। ये सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एनसीपी के थे, जिसको लीड करते थे कौन, जो प्रधानमंत्री बने जम्मू कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला इसको लीड किया करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को। ये सारे मेंबर्स, 75 जो मेंबर थे वो उसी पार्टी से थे। और ये लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए थे पहली बार श्रीनगर के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे इनका जो गोल था, वो एम था, वो ये था कि कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। अगला साल आता है 1952। 1952 में जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में एक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था। दिल्ली एग्रीमेंट होता है और इसी के बाद ही 2 साल के बाद में 1954 में आर्टिकल 35A को लाया जाता है। ये वो आर्टिकल था जो कि जम्मू कश्मीर के जो कौन लोग परमानेंट रेसिडेंट होंगे, कौन लोग वहाँ के मूल निवासी होंगे, नागरिक होंगे, इसका एक तरह से सर्टिफिकेट देगा। तो ये एक तरह का वो आर्टिकल लाया गया था। आर्टिकल 35A था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा,
ये वहाँ की विधानसभा को हक है कि वो बता सकते हैं कि कौन यहाँ का नागरिक है, कौन नहीं है। अगर विधानसभा ने ये किसी व्यक्ति को ये बता दिया कि ये नॉन कश्मीरी है या ये जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं है, तो उस व्यक्ति के सारे राइट्स, सारी प्रॉपर्टी जो है उसको सीज कर दिया जाएगा। वो उसके सारे राइट्स एक तरह से खो देगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसके अलावा और भी कई चीज़ें थी इस समय तक। सन 65 तक बताया जाता है, 1965 तक जो गवर्नर था वहाँ का, जो गवर्नर हुआ करते थे उनको सदर रियासत कहा जाता था। मुख्यमंत्री होते थे उनको मुख्यमंत्री नहीं, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। साथ ही साथ में दो प्रधान दो प्रधान और दो विधान वाला नारा बाद में निकला था, वो इसी वजह से निकला हुआ था। तो सीएम जो था उसको पीएम कहते थे। सीएम का जो टेन्योर था वो भी 5 साल का नहीं होता था जैसे बाकी स्टेट्स में होता है भारत की, वहाँ पे जो टेन्योर था वो 6 साल का होता था। डुअल सिटीजनशिप वहाँ के लोगों को मिली हुई थी, एक सिटीजनशिप जम्मू कश्मीर की और दूसरी सिटीजनशिप भारत की। तो 2 जगह के वो नागरिक हैं, इस तरह की वहाँ पे सिटीजनशिप भी दी गई थी। इसी के साथ ये भी था कि अलग झंडा हुआ करता था, एक अलग फ्लैग हुआ करता, जैसे हमने आपको बताया। कोई भी जो जम्मू कश्मीर के बाहर का नागरिक होगा, जो कोई भी किसी और स्टेट का भारत की नागरिक होगा, वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकता। इसके अलावा ये भी बड़ी बात थी जिसको राजा हरी सिंह ही इस पूरे जो एक लॉ था उसके तहत यहाँ पे लेकर आए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के टाइम पे। तो कोई भी नागरिक यहाँ पे भारत के किसी भी स्टेट का जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकता। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी था कि जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं होंगी वो अपने रीजन के अलावा बाहर किसी भी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनकी जो नागरिकता है उसको, जो उनका पति होगा उसको नागरिकता यहाँ पे नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो उनकी होंगी वो भी सीज़ कर दी जाएंगी। लेकिन यहीं पे इसमें एक और बड़ी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान का जो भी कोई अगर लड़का जो होता है वो जम्मू कश्मीर किसी लड़की की शादी करता है तो उसके लिए यहाँ पे उस लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ले सकता है। तो ये एक तरह का चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा भेदभाव और एक तरह से गलत चीज़ थी जो इस आर्टिकल के अंदर हुआ करती थी। आर्टिकल 370 की वजह से हम कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जांच, करप्शन की अगर कोई जांच है या फिर कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई है अगर वो कहीं पे लगानी है तो कोई भी यहाँ पे नहीं लगा सकता था। साथ ही साथ में इसके अलावा जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से या कहीं जो आता है जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी जाँच सेंटर नहीं कर सकता, ये भी सामने था। लेकिन अब जब चीज़ें ये सब सामने आई और ये चल रहा था कारवां, तो इसके साथ ही अब विरोध भी जो था वो आर्टिकल 370 का 1950 और 60 के दशक से ही शुरू हो चुका था। तो अब यहाँ पे विरोध आर्टिकल 370 का कैसे शुरू होता है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमेशा से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर्टिकल 370 को, जो कि प्रोविज़न था जो भारत के संविधान के अंदर था, इसको ये कहती हुई आई थी कि ये प्रोविज़न जो है वो भारत को, कश्मीर को अलग करने के लिए है, ये कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए है। और ये हमेशा से डिमांड करते आए थे कि आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए भारतीय संविधान में से। अर्ली 50s से ही, मतलब 1950s के शुरुआत से ही यहाँ पे ये डिमांड जो थी वो तेज़ी से उठने लगी थी कि स्क्रैप किया जाए, ये ख़त्म किया जाए जो आर्टिकल 370 है उसको। और इसके तहत यहाँ पे टोटल 51 रिजोल्यूशंस जो थे कश्मीर के ऊपर यहाँ पे पास किए गए थे, जो अलग अलग मीटिंग्स होती थी एनुअली, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की ABKM की, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ABPS की और केंद्रीय कार्यकारी मंडल KKM की। तो इन सारी जो मीटिंग्स में करीबन 51 रेजोल्यूशन अब तक पास किए गए थे। 53 में जो इनका रेजोल्यूशन एक पास हुआ था, जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद जो थी उस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसको भारतीय जनसंघ के एक लीडर थे बलराज मधोक, उन्होंने फॉर्म किया था, उन्होंने बनाया था। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसमें वो मांग करते थे, एक रेजोल्यूशन उन्होंने ABPS में पास किया था 1953 में, जब उन्होंने कहा कि कंप्लीट इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए भारत के साथ में। इस तरह से आर्टिकल 370 यहाँ पर नहीं रह सकता। इसके साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत जो कि फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे भारतीय जनसंघ के, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके जो प्रोटेस्ट था, जो उनका आखिरी प्रोटेस्ट साबित हुआ एक तरह से, वो आर्टिकल 370 के विरोध में ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसको आप लोग आपने कई बार इस स्लोगन को सुना होगा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये जो स्लोगन था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था अपने इस आखिरी प्रोटेस्ट में, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, यहाँ पे उनको डिटेन कर दिया जाता है। और उसके बाद में जब उन्हें श्रीनगर के उस जेल में डाला गया था 23 जून 1953 को, 1953 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है।
ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद में 1960s की बात करें तो 1964 में एक रेजोल्यूशन ABPS ने पास किया यहाँ पे, जिसका टाइटल दिया गया था भारत कश्मीर पॉलिसी, भारत की कश्मीर पॉलिसी। आर्टिकल 370 जो है यहाँ पे ये कहा गया था कि आर्टिकल 370 जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, एक टेम्पररी प्रोविज़न बना के कश्मीर के ऊपर ये कहा गया कि आर्टिकल 370 इनकॉर्पोरेट किया गया था एक टेम्पररी प्रोविज़न बना के हमारे संविधान में कश्मीर के ऊपर। इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, इसको रिपील कर देना चाहिए और स्टेट जो है जम्मू कश्मीर जो है उसको भारत की बाकी स्टेट के साथ में लाना चाहिए। मतलब उनकी लाइन पे ही एक लाइन में सब लोग खड़े हों, ये ज़रूरी होता है। तो उस एक लाइन में सब लोग खड़े हों, सारी स्टेट्स खड़ी हों, तो इसलिए वहाँ पे उनको उन स्टेट के साथ में जम्मू कश्मीर को लाना चाहिए। इसी के साथ 2010 में भी यहाँ पे ABPS ने जो अपना आखिरी उनका रेजोल्यूशन था वो 2010 में आया, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 जो है जिसे हमारे संविधान में स्थायी तरीके से, मतलब अस्थायी तरीके से, टेम्प्ररी तरीके से लाया गया था, एक टेम्प्ररी प्रोविज़न बना के लाया गया था, उसके रूप में शामिल किया गया था, वो यहाँ पे निरस्त होने के बजाय, उसको हटाए जाने के बजाय वो क्या कर रहा है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, ऐसे तत्वों के हाथ में एक तरह से उनका इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से उनका डिवाइस, उनका उपकरण बन के यहाँ पे सामने बना हुआ है अभी। तो ये रेजोल्यूशन लगातार पास होते रहे 2010 तक, करीबन 51 रेजोल्यूशन ऐसे पास हुए जो कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ हो रही थी जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो कि कश्मीर को घेरे जा रही थी। वो चीज़ थी, वो एक तरह से डर जो था जिस चीज़ का, वही लगातार हो रहा था। वो ये था कि कश्मीर को टेररिज्म जो था, आतंकवाद जो था, वो घेरे जा रहा था लगातार। इस बीच में क्या था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान आर्मी इंक्लूडिंग, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि जो अफ़गानिस्तान के ग्लोबल मुजाहिदीन हैं उन लोगों को कश्मीर की तरफ, कश्मीर में एंटर करा रहे थे, जम्मू कश्मीर में भेज रहे थे। यहाँ पे कश्मीर के लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनकी जो कश्मीरी यूथ है उसकी ट्रेनिंग होती थी ISI के कैंप्स में, ट्रेनिंग कैंप्स में, जो कि LOC के पास है, नज़दीक है, वहाँ पे ले जा के उनकी ट्रेनिंग की जाती थी। साथ में कई सारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स LOC के पास और कश्मीर के अंदर भी, ये ऐसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को इन लोगों ने जगह दे दी थी। यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे रखा गया था, इतनी सारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे सामने आ गई थी, जो कि लोगों को समय समय पर इंसर्जेंसी क्रिएट करती थी, जो कि समय समय पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काती थी। इनमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। हिजबुल मुजाहिदीन का नाम सामने आता है, हिजबुल इस्लाम का नाम सामने आता है, अल उमर मुजाहिदीन, हरकत उल अंसर और जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इन सब का नाम यहाँ पे सामने आता है कि जो कि कई सारे हर बार डायरेक्शन जो थे इनकी तरफ से आया करते थे इंसर्जेंसी के लिए जम्मू कश्मीर में, और लोगों को भड़काया जाता था। पाकिस्तान जो था वो शुरू से ही, अगर आप जानते हैं, आपने अगर हमारे पुराने एपिसोड्स भी देखें तो हमने बात की है उनमें 1947 में जो पाकिस्तान ने अपने कबीलियाइयों को भेजा था। इसके साथ हमने बात की है जो 65 की जो इंडो पाकिस्तान की वॉर थी, 99 की जो युद्ध हुआ, तो इन सभी की हमने बात की है। तो पाकिस्तान जो था वो शुरू से ही कश्मीर के लोगों को टारगेट करता था। अगर आप देखें तो 1947 में जो 48 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया। ऑपरेशन गुलमर्ग जो था, जब पूंछ के रास्ते यहाँ पे जो कश्मीर में घुसे थे इनके कबीलियाई, तो यहाँ पे इनके कबीलियाई ने क्या किया कि धर्म के नाम पर हरी सिंह की जो फौज थी, उनके जो मुस्लिम सैनिक थे, जो अफसर थे, उनको अपनी साइड लाया, मज़हब के नाम पर अपनी साइड लाए, बहकाया। उसके बाद में इन लोगों ने वहाँ पे कश्मीर में आक्रमण करना शुरू कर दिया तेज़ी से। उसके बाद 65 में देखा जाए तो ऑपरेशन जिब्राल्टर का तो मेन एम ही यही था कि कश्मीर वैली के अंदर कैसे अनरेस्ट को क्रिएट किया जाए, कैसे वहाँ के लोगों को एक तरह से भारत सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए, उनको भड़काया जाए, उनको वेपन्स दिए जाएँ, ट्रेनिंग दी जाए। तो ये चीज़ें सामने आई। और इसके बाद आता है 1988 में ऑपरेशन टुपैक। ऑपरेशन टुपैक का यहाँ पे जिक्र होता है जब तो ये सामने आता है कि इसमें पाकिस्तान ने क्या किया था कि खुद के लोगों को कश्मीर में भेजने के बजाय इन लोगों ने ये एक चीज़ स्टार्ट की थी यहाँ पे कि अब ब्रेन वॉश किया जाएगा खुद कश्मीर के ही यूथ को, कश्मीर के ही नागरिक को यहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाएगा, और इसके बाद में जिससे वो लोग वायलेंस कर सकें, उन इंडियन आर्मी के खिलाफ खड़े हो सकें, और कश्मीर के अंदर हम एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा कर दें। बताया जाता है कि ये जो ऑपरेशन टुपैक था, इसको जो पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल ज़िया उल हक, उसने ऑपरेट किया था यहाँ से, उसने इनिशिएट एक तरह से किया था, इसको बनाया था। और ऑपरेशन टुपैक का जो मेन एम था वो क्या था, चार मेन एम इसके रखे गए थे। पहला था कि कश्मीरी यूथ जो है उसको ट्रेन करना है कि वो कैसे वेपन्स को चला सके, बंदूक कैसे चला सके, ग्रेनेड्स को कैसे लॉन्च करते हैं, ये कैसे उसको सिखा सकें।
इसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको डिस्टेबलाइज करना, ये इनका मेन एम था। तीसरा इनका मेन एम था कि जो कश्मीर है, कश्मीर घाटी है, उसको मेनली हिंदू लेस मुस्लिम एरिया बना दिया जाए, मतलब वहाँ पे मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा हो, हिंदू ख़त्म हो जाए वहाँ से। और चौथा इनका था कि कश्मीरी मुस्लिम को, जो लड़के हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनको जिहाद के लिए प्रिपेयर करना। तो ये पूरा एम हुआ करता था ऑपरेशन टुपाक का पाकिस्तान के। ये लगातार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि कश्मीरी लोगों को ब्रेन वॉश करते थे। और इसके बाद इन्होंने काम शुरू किया OGW बनाने का। OGW आप जानते होंगे, ओवरग्राउंड वर्कर। ये वो लोग होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर जो कि किसी भी मिलिटेंट को, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी टेररिस्ट को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देते हैं, लॉजिकल सपोर्ट, रहने करने का, सुख सुविधाएं पूरी वहाँ पे, कैसे उनको पैसा पहुँचाया जा सकता है। बीच में एक तरह से मिडिल मैन का काम भी ये लोग करते हैं, घर मुहैया कराते हैं और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे ये लोग देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद उस जगह के नागरिक हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं और जो कि देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, एक तरह से वो लोग OGW कहे जाते हैं। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर जो होते हैं, इनका आपको एक तरह से ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। अगर आप पुलवामा अटैक उठा के देख लें, वहाँ OGW की वजह से ये पुलवामा अटैक हुआ। स्टोन पेल्टिंग के पत्थरबाजी के जितने इंसिडेंट होते हैं उसमें OGW शामिल होते हैं। IED ब्लास्ट के जितने इंसिडेंट होते हैं, उरी अटैक जो हुआ, इन सभी में कहीं ना कहीं OGW का बड़ा रोल रहता है। तो अब पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर OGW बनाना शुरू कर दिया था और इस तरह से वहाँ के लोगों को टेररिज्म लगातार पकड़ता जा रहा था। और यासीन मलिक जैसे, JKLF जैसे जो संगठन थे, वो टेरर फंडिंग करके यहाँ पे प्रोटेस्ट करवाते थे कश्मीर के अंदर। स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन किसी भी तरह से इन सब चीज़ों की प्रॉपर जांच नहीं हो पा रही थी। इन चीज़ों की जो भारत सरकार थी, कई बार यहाँ पे असहाय महसूस हम लोग करते थे कि किस तरह से यहाँ पे इन चीज़ों की जांच की जाए, किस तरह से इनको एक तरह से ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए जो वहाँ की कश्मीर के अंदर जो गवर्निंग या एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाए, उनको कैसे एक तरह से उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, कौन कौन इसमें संलिप्त है, कौन इसमें पूरी तरह से इन टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल है, इस पे काम नहीं हो पा रहा था। इस बीच कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब असहाय और एक तरह से मजबूर महसूस हुआ जो सरकार है उसको भी। 19 जुलाई 19 जुलाई का एक इंसिडेंट, एक अटैक, जब हमारे 10 जवान जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे ऐसे ही टेररिस्ट की, ऐसे मिलिटेंट्स की वजह से। जब ऐसे मिलिटेंट्स ने श्रीनगर के जो नरबाल रोड है वहाँ पे IED ब्लास्ट कर दिया। IED प्लांट करके रखा हुआ था बारामूला और श्रीनगर जो हाईवे उस पर, और वहाँ पे उस हाईवे पे जब ये हमारे जवान वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ पे IED ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे करीबन 10 ऐसे जवान थे जो वीरगति को प्राप्त हुए। इसमें भी OGW शामिल थे, जो वर्कर जो वहाँ पे काम करते हैं, कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये लोग इसमें भी शामिल थे। इनका सम्मिलित जो थे वो इसमें भी आए सामने। इसके बाद अगला इंसिडेंट 2013 24 जून 2013 को क्या हुआ था कि टेररिस्ट जो थे उन्होंने एक बस थी जिसमें जो जवान थे हमारे आर्मी पर्सनल जो हमारे थे, वो लोग जा रहे थे हैदरपोरा में श्रीनगर के। ये इंसिडेंट, ये अटैक हुआ था जबकि उन जवानों के पास, जिनके पास हथियार नहीं थे, जो अनाम थे, उनके ऊपर यहाँ पे टेररिस्ट ने हमला कर दिया। इसमें हमारे 8 जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये इंसिडेंट हुआ। और इसके बाद एक बड़ा इंसिडेंट ये हुआ कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर हुआ करता था बुरहान वानी जो था, जैसे जो भारत के लिए एक टेररिस्ट था, उसको आतंकवादी माना जाता था, लेकिन कश्मीर के जो लोकल जो यूथ था वो वहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए बाकी एक तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि बुरहान वानी को वो लोग हीरो मानते थे। एक तरह से वो उनका एक स्पिरिट, एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन की तरह वो उसको वहाँ पे देखते थे नई कश्मीर की जनरेशन के लिए। तो ये था बुरहान वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हुआ करता था। एक दफ़ा हमारी 42 राष्ट्रीय राइफल्स को सूचना मिलती है, जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिलती है कि बुरहान जो है वो लरगाम के एक स्कूल में छुपा हुआ है, बुरहान वानी। सूचना के तहत यहाँ पे एक एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है वो चलाया जाता है 8 जुलाई 2016 को, और 8 जुलाई 2016 के उस ऑपरेशन में बुरहान वानी को मार दिया जाता है। बुरहान वानी को मारा जाता है, इसके साथ में 2 और बड़े मिलिटेंट्स शामिल थे, इसमें सरताज अहमद शेख और परवेज़ अहमद लश्करी, इन दोनों को मार दिया जाता है। लेकिन बुरहान वानी की डेथ, जो इसकी मौत हुई, उसका किस तरह का मैसिव प्रोटेस्ट सामने आया उसके बाद, आप ये देखिए। कश्मीर के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए, इतनी पत्थरबाजी हुई, इतना वायलेंस हुआ उस रीजन में, जो बताया जाता है कि 2010 में जो पहले प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद से अब तक का सबसे बड़े प्रोटेस्ट कश्मीर के माने जाते हैं। हुआ क्या कि इन
प्रोटेस्ट के अंदर, पत्थरबाजी के अंदर इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष सामने क्या निकला? इसमें जान गई करीबन 96 लोगों की, करीबन 96 से ज़्यादा लोगों की जानें यहाँ पे गई थी, ये बताई जाते हैं। साथ में जो घायल हुए थे वो लोग, उनकी संख्या सुनिए, 15,000 सिविलियंस यहाँ पे घायल हुए थे और 4,000 हमारे भारतीय जवान, हमारे इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल्स जो थे वो यहाँ पे घायल हुए थे। इस तरह का यहाँ पे माहौल बन गया था। और इसी के बाद क्या हुआ, 1 महीने के बाद जब बुरहान वानी का यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उसको मारा गया है, 1 महीने के बाद में ही सितंबर 18, 2016 को 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो थे वो हमारे बारामूला में, उरी के अंदर आर्मी कैंप के अंदर घुस जाते हैं आधी रात को। और यहाँ पे इसके बाद में अटैक जो होता है उसमें हमारे भारत के 18 जवानों की शहादत होती है। हमारे 18 जवान यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब इस समय तक क्या हुआ कि इस समय, क्योंकि ये 2016 आ चुका था और 2 साल पहले ही 2014 में सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हुई थी, सरकार आई अब यहाँ पे भाजपा की, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आया। और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही पावर में आया तो इसके बाद में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके राजनीतिक सफ़र को अगर देखा जाए तो उनके कई सारे फोटोज़ ऐसे वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, जब वो एक युवा हैं, एक अपनी युवा अवस्था में, जब वो हर बार मांग कर रहे हैं किसी ना किसी सभा में आर्टिकल 370 को हटाने की। उनके एक फ़ोटो वायरल होता है, उसमें पीछे लिखा भी हुआ है आर्टिकल जो 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ। तो इस तरह के फ़ोटोज़ वायरल होते हैं। तो जब मोदी एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आए तो उन्होंने कोई भी समय गंवाया नहीं इस काम में, जो उनका कमिटमेंट था एक तरह से आर्टिकल 370 को हटाने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से। इसी के बीच में एक और चीज़ सामने आई कि हमारी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। NIA ने जो यासीन मलिक था उसको यहाँ पे आरोपी बनाया, और जो लीडर था JKLF का यासीन मलिक, उसको यहाँ पे जो वायलेंस जो हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुए थे 2016 में बुरहान वानी की डेथ के बाद, यहाँ पे उसमें करीबन 89 ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हुए थे स्टोन पेल्टिंग के, जहाँ पे पत्थरबाजी के जो केसेस थे वो रिपोर्ट हुए थे, एक मतलब 89 ऐसे केस। और उन सब में ये जो यासीन मलिक था उसे यहाँ पे NIA ने एक्यूज़ बनाया कि उसने इनको प्रोत्साहित किया है। ये सारे जितने स्टोन पेल्टिंग के, पत्थरबाजी के जो इंसिडेंट हैं वो यासीन मलिक द्वारा कराए गए हैं। इसी के साथ में जब यासीन मलिक पर यहाँ पे केस दर्ज हुआ, उस समय भारत सरकार की तरफ से NIA को ये क्लियर आदेश दे दिया गया था कि कश्मीर में कोई भी आतंकवादी गतिविधि जो लोग कर रहे हैं या जो इनको पनाह दे रहे हैं आतंकवादियों को, उन पर एक्शन लिया जाए और हर तरह के सबूत जो हैं उनके खिलाफ जुटाना शुरू कर दिए जाएं अब से। इसके बाद NIA के बताया जाता है कि ये सोर्सेज बताते हैं, ये खुद बड़े ऑफिसर हैं NIA के, उन लोगों के बयान है कि इसके बाद NIA के बड़े बड़े अधिकारी जो थे वो कश्मीर में जाकर उन्होंने अपने कैंप लगाए, अपने कैंप किया, अपनी पहचान को गुप्त रखा। उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलग अलग ऑफिसेस कहाँ हैं इसकी जानकारी निकाली, कागजात कहाँ रखे गए हैं उसकी जानकारी निकाली और इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके तमाम सारे एविडेंस जो थे वो NIA के पास में थे। और यही एविडेंस बाद में काम आए जब यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया। यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई है, उस पर जो चार्जशीट दाखिल हुई उसमें ये सारे एविडेंस पुख्ता तौर पर भारत के सामने थे। 2017 में बताया जाता है कि अगले ही साल NIA ने रजिस्टर करना केस शुरू किए और अरेस्ट किया कई सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स को, जो कि भारत को कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। इस तरह की चीज़ें पहले उनके बैकग्राउंड पूरा रहा था। ऐसे कई सारे लीडर्स को एक मिलिटेंट फंडिंग केस में, जो कि टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं, इस केस में अरेस्ट किया गया। इन लोगों में नाम शामिल था शाहिदुल इस्लाम का, हुर्रियत स्पोक्स पर्सन अयाज अकबर का, महराजुद्दीन कलवल का, पीर सैफुल्ला का और साथ में बिजनेसमैन जहूर अहमद वटाली का। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया कि वटाली ये वही बिजनेसमैन है जो कि मेन हवाला कंडक्ट, जो हवाला करवाता है बीच में, किस तरह से हवाला कराता है, यहाँ पे पैसे जो आते हैं वो कैसे पाकिस्तान से ये पाकिस्तान UAE के ज़रिए यहाँ पे पैसा जो है वो भारत में लाता है। कैसे लाता है कि शेल कंपनीज़ के द्वारा। और उसके साथ ही ये फिर क्या करता है यहाँ पे कि उन शेल कंपनीज़ के द्वारा जब ये पैसा भारत में आ जाता है तब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग जम्मू कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर्स के बीच में, जिसमें यासीन मलिक भी शामिल है। तो ऐसे लीडर्स को ये पैसा यहाँ पे इस तरह से टेरर फंडिंग की जा रही है। 2016 की उस चार्जशीट में यहाँ पे यासीन मलिक के साथ में NIA ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि यासीन मलिक के साथ सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाज उमर फारूक, ये इन 3 लोग हैं जिन्होंने एक सेल्फ स्टाइल्ड ग्रुप को फॉर्म किया जिसको JRL कहते हैं, जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप। और इस ग्रुप को इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन देना शुरू किया इस ग्रुप के साथ में कई सारे लोगों को, जिससे वो लोग प्रोटेस्ट कर सकें, बंद का ऐलान कर सकें, शटडाउन कर सकें और रोड्स को ब्लॉक कर सकें और जितनी भी डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर सकें कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए। इसी के साथ अब क्या होता है
इसके बीच में जो एनआईए को और जो चीज़ें सामने मिली वो ये थी कि जब इसके जो शख्स था यासीन मलिक, जब यासीन मलिक के घर पर रेड की गई, जब उसके घर पर छापा मारा गया और देखा गया, वहाँ पे रिकवर किया गया चीज़ों को, तो वहाँ पे 8 दिन का एक प्रोटेस्ट कैलेंडर मिलता है। 8 अगस्त 2016 से लेके 16 अगस्त 2016 तक का एक 8 दिन का प्रोटेस्ट कैलेंडर मिला, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कहाँ कहाँ पे कैसे प्रोटेस्ट करने हैं। साथ में जो 89 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे इस समय स्टोन फेल्टिंग के, उसके भी प्रूफ यहाँ पे सामने मिले। इसी के साथ में एक कॉपी मिलती है हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड की। ये वो कॉपी थी जिस पर लिखा हुआ था हिजबुल मुजाहिदीन के जो लेटर हेड था उसके उस लेटर हेड पे लिखा गया था कि जहाँ पे सिग्नेचर थे हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स के, लश्कर तैयबा के और जैश ए मोहम्मद के, जिन्होंने एक वार्निंग दी थी, एक जॉइंट वार्निंग दी थी उन लोगों को जिन्होंने हाल ही में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का कश्मीर घाटी में आयोजन कराया था। तो इस तरह की हालात थे जो ये लोग करा रहे थे लगातार, और लेकिन अब एनआईए जो है वो इन पे सख्त हो चुका था पूरी तरह और लगातार इनको पकड़ना शुरू कर चुका था। तो अब एनआईए अपना काम शुरू कर चुका था। इधर साल आता है 2019 आया और 14 फरवरी के दिन जैश ए मोहम्मद ने एक प्लान बनाया। एक प्लान जो बना था उसके तहत एक बार फिर से क्या किया गया कि कश्मीर के युवा को, एक कश्मीर के यूथ को गुमराह करके ये लोग सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं। सुसाइड बॉम्बर बनाया, उसको अपनी फिदाइन स्क्वाड में भर्ती किया, शामिल किया, और उसके बाद OGW की मदद से वही ओवरग्राउंड वर्कर्स जो जिनका हमने पहले भी आपको जिक्र किया है, जो बताया है, उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स ने सारा काम किया। और इसके साथ ही CRPF के जवानों के एक कॉन्वॉय पर 14 फरवरी को 2019 को यहाँ पे IED ब्लास्ट से हमला कर दिया जाता है। इस हमले में हमारे 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। जब इसकी तहकीकात हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो चार्जशीट बनाई गई थी, उसमें ये सामने आया एनआईए की उस चार्जशीट में कि 19 नाम ऐसे थे जो उसमें शामिल थे उस चार्जशीट में, जिसमें से मसूद अजहर, रौफ असगर और अमार अलवी, ये इनके साथ में 7 ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तानी थे। लेकिन आदिल अहमद डार जो कि सुसाइड बॉम्बर बना था, साथ में इंशा जहान के पिता शाकिर बशीर, सजाद भट्ट और इनके समेत 12 ऐसे लोग थे जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारी सेना पर ये सबसे बड़ा हमला था। ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पुलवामा से ये साफ हुआ, और कुछ रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इसी पॉइंट के बाद, इसी हमले के बाद में ये मन बना लिया गया था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल जो स्टेटस है उसको हटाया जाएगा और सारी स्टेट्स के साथ में उसको लाया जाएगा। अब जो असली वर्क था, जो असली काम था, वो शुरू होता है, बताते हैं कि 2019 के जून से। 2019 का जून का वो सेकेंड वीक था, दूसरा हफ्ता था, जब गृह मंत्री अमित शाह, जो कि एक गृह मंत्री के तौर पर उनका पहला विजिट था कश्मीर घाटी का, उन्होंने यहाँ पे जून के दूसरे हफ्ते में अपना 2019 में एक विजिट किया, एक दौरा किया। उन्होंने यहाँ पे जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के हमारे सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ पे थे, उनसे ऑन ग्राउंड सिचुएशन को समझा। उस बड़े लंबे डिस्कशन के बाद में, एक क्लोज डोर डिस्कशन जिसको कहते हैं, उसके बाद में ये दिल्ली वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार अमित शाह जो दिल्ली वापस आए थे वो एक बहुत बड़े रिजोल्यूशन के साथ में आए थे, एक इस तरह के रिजॉल्व के साथ में आए थे कि एक भारी हिस्टोरिकल ब्लंडर है, उसे हमें यहाँ पे करेक्ट करना है। इसी के साथ अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टॉप ऑफिशियल्स थे मोदी सरकार के, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन लोगों ने स्टेट ऑफिशियल के साथ में, जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स के साथ में, सिक्योरिटी फोर्सेस के अजम्पशन लगाने शुरू किए, पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की, ये देखना शुरू किया कि जब हम ये एक्शन लेंगे, जब हम ये ऐलान करेंगे तो इसके बाद में किस तरह की सिचुएशन हो सकती है और उसके लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, यहाँ पे किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता जम्मू कश्मीर में पड़ सकती है। बताते हैं कि उस समय पे जब पूरा देश जो था वो कारगिल वॉर के जो 20 साल पूरे हुए थे उसकी एनिवर्सरी को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग। लेकिन इसी समय पे, ये वही समय था जब, बताते हैं, जुलाई 23 और 24, ये वो दौरा था जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जो थे वो अपनी एक सीक्रेट विजिट पर श्रीनगर निकल चुके थे। अजीत डोभाल हमारे NSA श्रीनगर पहुंच जाते हैं। 23 और 24 जुलाई का वो दिन बताया जाता है। देश पूरा कारगिल वॉर का जो 20 साल हुए थे उसको सेलिब्रेट यहाँ पे कर रहा था। अजीत डोभाल यहाँ पे जब NSA पहुंचे हमारे, तो आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ में, बताते हैं NTRO को, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें शामिल किया गया था, साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ में एक बड़े आइडिया पर पूरा डिस्कशन हुआ, कैसे हम टैकल करेंगे इवेंचुअली जब, और इसका ऐलान होगा उसके बाद में
साथ ही साथ में पाकिस्तान की साइड से अगर कुछ किया जाता है तो उसको हम कैसे टैकल करने वाले हैं, हर एक चीज़ पर किस तरह से नज़र रखनी है वो यहाँ पे सामने किया गया। और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो थे उन पे नज़र रखने के लिए कि कहीं कोई टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं वो कहीं कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू ना कर दें, उसके लिए 20 ड्रोन्स को यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया गया। मतलब यहाँ पे 20 ड्रोन्स को बुलवा लिया गया था, यहाँ पे उनको डिप्लॉय कर दिया गया था कि किस तरह से छानबीन पूरी की जाएगी, नज़र कैसे रखी जाएगी। साथ ही इंडियन एयरफोर्स को पूरी चीज़ ना बताते हुए, मतलब पहले शुरुआत में क्योंकि बहुत सीक्रेसी रखनी थी, ये जुलाई का महीना चल रहा था, तो इंडियन एयरफोर्स को बताया जाता है कि सिर्फ जो चीफ थे उनको पता था और बाकी जो एयरफोर्स के लोग थे उनको नहीं पता था। तो उनको बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के, ये कोई स्पेसिफिक रीज़न ना बताते हुए क्या किया गया कि 10 C-17 और 10 130 जेट्स जो हैं उनको यहाँ पे बुलवाया गया और उनको ये आदेश दिया गया था एयरफोर्स को कि आपको यहाँ पे पूरे जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको देश के अलग अलग कोनों से जम्मू कश्मीर पहुँचाना है। तो ये काम चालू किया जाता है। पुलिस और आर्मी के जो लोग थे उनको ये कहा गया कि आपके जितने भी सैटेलाइट फ़ोन्स हैं जो आपके स्टॉक में रखे हुए हैं उन सभी को बाहर निकालिए और उनको अपने जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको दिया जाए। तो पुलिस के और आर्मी के जितने भी सैटेलाइट फ़ोन थे, बताते हैं 2000 ऐसे सैटेलाइट फ़ोन थे जो कि अलग अलग जो ट्रूप्स थे, जवान थे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही क्या किया गया कि 45,000 एडिशनल जो जवान थे, जो एडिशनल ट्रूप्स थे, उनको घाटी में डिप्लॉय कर दिया जाता है। एनएसए जो थे वो अपनी कोर टीम के साथ में एक कंप्लीट सीक्रेसी के साथ इस मीटिंग को प्लान कर रहे थे, यहाँ पे इस प्लान को, इस मीटिंग में। इसके साथ क्या था कि जो हमारे उस समय आर्मी चीफ थे जनरल विपिन रावत जो थे और एयरफोर्स के जो उस समय चीफ हुआ करते थे, इन लोगों ने यहाँ पे मोबिलाइज करना शुरू किया फोर्सेस को, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यहाँ पे डिप्लॉय करना शुरू किया। और साथ में NTRO ने यहाँ पे इजरायली हेरोन जो ड्रोन्स हुआ करते हैं उनको पूरे जो पीर पंजाल का जो एरिया है वहाँ पे मॉब कंट्रोल के लिए लगातार लगा दिया था। ये सारी चीज़ें कर दी गई थी, ये पीक टाइम आने वाला था। इसी के साथ में जो डोभाल थे, अजीत डोभाल, हमारे NSA 3 दिन तक कश्मीर में फिर से सीक्रेट विजिट पर रहते हैं और बताते हैं कि 26 जुलाई को एक डिसीजन लिया गया कि क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो इस समय पे शुरू हो चुकी थी, तो अमरनाथ यात्रा को यहाँ पे रोक दिया गया बीच में। ये रोक दिया जाता है। इसके साथ ही जो जितने भी टूरिस्ट थे उनको वापस बुला लिया जाता है। जितने भी टूरिस्ट समय कश्मीर घाटी में थे तो उनको वहाँ से कॉल आउट करने से के लिए यहाँ पे बोल दिया गया था कि आप लोग वापस जाइए। और इसी के अलावा करीबन बताते हैं कि 100 कंपनीज सेंट्रल पैरामिलिट्री की, इनको भी यहाँ पे कश्मीर घाटी में बुला लिया गया था, जिससे कि एक बैकअप के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए, बीफ अप सिक्योरिटी के लिए इनको यहाँ पे बुला लिया जाता है। इस पूरे मिशन को यहाँ पे लीड कर रहे थे, जो इनको हेड कर रहे थे वो थे अमित शाह, और उनके साथ में जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद और अमित शाह दोनों इसको हेड कर रहे थे। और यहाँ पे रविशंकर प्रसाद ने ये रिव्यू किया सारे लीगल इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं इस आर्टिकल को हटाने के बाद, वो उनकी जांच की गई और कोर टीम के साथ में तमाम सारी बैठकें यहाँ पे कैबिनेट ने शुरू कर दी थी। तो अभी अगस्त का महीना आ चुका था और 4 तारीख की बात बताते हैं। 2 इंसिडेंट 4 तारीख के सामने आते हैं। 4 तारीख की उस रात को चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ पे DGP जो थे जम्मू कश्मीर के उस समय दिलबाग सिंह, उनको ये आदेश दे दिए थे, उनको बता दिया था कि आपको सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को एक बार रीचेक करना है, साथ में आपको यहाँ पे हाउस अरेस्ट करना है पॉलिटिकल लीडर्स को, जो की पॉलिटिकल लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको। उसके अलावा मोबाइल छीन लिए जाने हैं और उसके साथ ही लैंडलाइन सर्विसेज को भी ख़त्म कर देना है। इसी के साथ आप सेक्शन 144 को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और उसके लिए आपको एक ड्रिल भी कर लेनी है कर्फ्यू की, कि वैली के अंदर, घाटी के अंदर कर्फ्यू को कैसे आप यहाँ पे लगाएंगे, तो उसकी ड्रिलिंग भी आपको शुरू कर देनी चाहिए। 4 अगस्त की रात का एक और इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट बताया जाता है, जो कि एक रिपोर्ट से सामने आया था, इसको छापा भी गया था अखबारों में, कि नरेंद्र मोदी जो थे वो रात को लेट इन द इवनिंग वो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन पहुँच जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में वो रामनाथ कोविंद, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उनसे मिलने पहुँचते हैं। और नरेंद्र मोदी अपने बिना किसी जो सिक्योरिटी सेफ्टी है उसके बिना, जो उनके साथ जितनी कारें जो सेफ्टी चलती है उसके बिना एक अनमार्क्ड कार में गए थे। मतलब एक ऐसी कार में अकेले गए हुए थे वो यहाँ पे, क्योंकि बताया जाता है कि उन्होंने ब्रीफ करना था प्रेसिडेंट कोविंद को आर्टिकल 370 को किस तरह से हटाएंगे उसके बारे में, और साथ ही साथ में ये प्लान आउट ना हो जाए, किसी को भी इसकी भनक ना लग जाए, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है जो कि इस प्लान के बाद में बीजेपी का ये जो मूव है उसको यहाँ पे अपोज करेगी ही, उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए वो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करना इस प्लान का सबसे बड़ा उद्देश्य था। इसके बाद कश्मीर के अंदर यहाँ पे
सिचुएशन इस तरह की हो गई थी जब इतनी सारी गतिविधियां सेंटर से चल रही हैं, कश्मीर के अंदर ट्रूप्स को भेजा जा रहा है, जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, अलग अलग गतिविधियां देख रहे हैं वहाँ के लोग और वहाँ की खुद की जो सरकार है, जो वहाँ के लीडर्स हैं वो। तो इस समय कश्मीर के अंदर इस तरह का माहौल हो गया था कि लोगों को लग रहा था कि एक वॉर की स्थिति पैदा होने वाली है। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि भारत जो है वो जंग पे जाने वाला है, या फिर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके जो है उसको यहाँ पे भारत उसको टेक ओवर करने के फिराक में है। ये सारी चीज़ों ऐसे एजम्पशन लगाए जा रहे थे लगातार में। इसी के साथ में पैनिक जो था वो इस तरह से लोगों के दिमाग में आ गया था कि जो गवर्नमेंट है उसने जब गवर्नमेंट ने यात्रा जो अमरनाथ यात्रा थी उसको जब कॉल ऑफ किया कि मतलब कि अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक दिया गया, तो वहाँ के लीडर्स ने, वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं उन लोगों ने पूछा भी कि ये सब किस लिए किया गया, तो चीज़ें आउट ना हो जाएं इसकी वजह से ये बताया गया और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान जो है, हमें ऐसी इंटेलिजेंस मिली है, खबरें मिली कि पाकिस्तान की तरफ से यात्रियों के ऊपर अटैक किया जा सकता है, इसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद फाइनल कंफर्मेशन वहाँ पे भी लोगों को समझ में आ चुका था कि अब ये कश्मीर के साथ में कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है। ये कंफर्मेशन तब मिला था जब महबूबा मुफ्ती, जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं अपोजिशन के वहाँ पे कश्मीर के, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन लोगों को, इन ऐसे बड़े लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। सेक्शन 144 जिसमें कि 4 लोगों से ज़्यादा पब्लिक जो है वो खड़ी नहीं हो सकती, इसको इम्पोज कर दिया गया। इंटरनेट को बंद कर दिया गया, सेल फोन सर्विसेज को ख़त्म कर दिया गया और ये सब चीज़ें कर दी गई। तब लोगों को समझ में आ चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस समय तक सिर्फ कुछ ही लोग थे नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट के, जिनको ये पता था, जिनमें खुद नरेंद्र मोदी थे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल थे, आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत थे, एयरफोर्स चीफ BS धनोआ थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अरविंद कुमार शामिल थे। और इसके बाद अब फाइनली आता है 5 अगस्त 2019, अगला दिन 5 अगस्त 2019 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में एंटर कर रहे थे। हुआ ये कि वो पार्लियामेंट में एंटर कर रहे थे, इसी बीच में एक फोटोग्राफर ने, जो कि लगातार लोगों की वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहा था, अमित शाह की खुद की फ़ोटोज़ वो ले रहा था, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक फ़ाइल को कैप्चर किया अमित शाह के हाथों में। अमित शाह के हाथ में एक सीक्रेट गवर्नमेंट का प्लान था जिसके ऊपर लिखा हुआ था अलग से टॉप सीक्रेट। उस फोटो में आप देख सकते हैं, उस फोटो के अंदर उस फाइल के ऊपर लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट। ये जम्मू कश्मीर के ऊपर जो नए एक कदम सरकार उठाने जा रही है उसके फोल्डर था। उस फोल्डर में आप ये भी लिख कर देख सकते हैं कि जहाँ पे अलग अलग स्टेप्स लिखे हुए हैं, सेवरल स्टेप्स इस तरह के लिखे हुए हैं, जिसमें पहला लिखा है इन्फॉर्म प्रेसिडेंट, कैबिनेट मीटिंग्स, प्रेसिडेंट्स नोटिफिकेशन, पैसेज ऑफ बिल इन पार्लियामेंट, सिक्योरिटी इन राज्यसभा और सेंड होम सेक्रेटरी टू जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ें वहाँ पे लिखी दिखाई देती हैं। राइट कॉर्नर में ऊपर आपको टॉप सीक्रेट वहाँ पे लिखा दिखाई देगा। ये जो पिक्चर थी इसको क्लिक किया गया और मीडिया के सामने, देश के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें, जब ये तस्वीर वायरल हुई तो कुछ ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि अब जम्मू कश्मीर के ऊपर एक बड़ा एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। और इस पिक्चर के क्लिक होने के कुछ ही मिनटों बाद ये खबर बाहर आ चुकी थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370 है, उसके कुछ हिस्सों को रद्द करने के सरकार के फैसले की घोषणा की है। ये यहाँ पे सामने पहली बार जो खबरें आई थी वो इस तरह की खबरें आई थी। अपोजिशन ने इस पे जब सवाल खड़े किए कि आप कैसे यहाँ पे इसको आर्टिकल 370 में चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उसे हटाने की बात कर सकते हैं, तो विरोध हुआ। विरोध के बाद अमित शाह ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया पूरा कि सरकार किस तरह से पावर में है, सरकार के पास ये पावर है कि वो रिवोक कर सकती है आर्टिकल 370 को। उन्होंने कहा कि सेक्शन 3 ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 का जो सेक्शन 3 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिस्टेड है, उसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के, इस आर्टिकल के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, वो सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों में और संशोधनों के साथ ऐसी तारीख से लागू होगा। ये यहाँ पे लिखा है। इसके साथ ही सेक्शन 3 क्लियरली ये भी बताता है यहाँ पे, उसके अंदर जो अमित शाह ने बताया कि रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी। मतलब जब राष्ट्रपति जो हैं इस पर अपना कोई स्टेप उठाते हैं तो इसके बाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका यहाँ पे उसका रिकमेंडेशन यहाँ पे ज़रूरी है उस प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन पर। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती है तो ऐसे हालातों में जो स्टेट असेंबली है, एक तरह से जो वहाँ की सरकार है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है सारे प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पर्पजेज़ के लिए।
लेकिन यहाँ पे अगर वो भी नहीं होती है स्टेट असेंबली भी, तो फिर ये जो पावर है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है सीधा पार्लियामेंट के पास, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय पे जो सरकार है, जो वहाँ की स्टेट असेंबली है, वो सस्पेंड हुई है पिछले ही साल नवंबर में। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट जो गवर्नर रूल है वो इम्पोज हो चुका है, जो यहाँ पे गवर्नर रूल लगा हुआ है। तो स्टेट असेंबली के एब्सेंस में पार्लियामेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लॉ को अमेंड और इम्प्लीमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। ये यहाँ पे सामने पूरी तरह से साफ कर दिया गया। पार्लियामेंट को ये भी बताया गया, साथ में ये बताया गया कि पार्लियामेंट जो है वो फुली एम्पावर्ड है आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए, उसको डिसेबल करने के लिए, उसको स्क्रैप करने के लिए। और इसी के साथ 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत यहाँ पे जो 1954 का जो एक ऑर्डर था उसको सुपरसीड करते हुए जो प्रोविजंस थे, जो भारत के संविधान के सारे प्रोविजंस थे, उनको एप्लीकेबल किया कि अब वो सारे जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे जम्मू कश्मीर के ऊपर भी। और इसी के साथ अगले ही दिन 6 अगस्त को एक और जो ऑर्डर आया था, उसमें जितने भी क्लॉजेस थे आर्टिकल 370 के, उन सभी को ख़त्म कर दिया जाता है, इनऑपरेटिव कर दिया जाता है, एक्सेप्ट क्लॉज 1 के। सिर्फ क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 370 का, उसको रखा गया, बाकी सभी को हटा दिया गया। इसी के साथ आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहा और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया इंडियन यूनियन के अंदर। और फिर जम्मू कश्मीर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन जो एक्ट आया, उसके तहत जो स्टेट जम्मू कश्मीर था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख दूसरा। और इसी के साथ ये 2 जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ में, मेन स्ट्रीम भारत के साथ में, राष्ट्र के साथ में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गए। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में उन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं कि जिनमें भारी चेंजेस देखने को मिले हैं, किस तरह से कश्मीर के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या चीज़ें आगे चेंज हो सकती हैं। इन चीज़ों की अगर बात करें तो एक डेटा जो सामने आया उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इस दिन से, जो 5 अगस्त 2019 का दिन था, उसके 3 साल करीबन पहले से, मतलब 5 अगस्त 2016 से, इन 3 सालों के बीच में बताया गया कि 124 करीबन जो सिविलियंस थे उनकी डेथ हुई, उनकी मौतें हुई यहाँ पे इस पीरियड के अंदर, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में और प्रोटेस्ट के बीच में। लेकिन इस प्रावधान के, ये जो आर्टिकल 370 था, इसके हटने के बाद से कोई भी ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया। ये ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिवील करते हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो रिवील करते हैं। इसी के साथ एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, एक डेक्लाइन देखने को मिला टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर और नेपोटिज्म का वैली के अंदर, घाटी के अंदर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और जो एक नेपोटिज्म चला आ रहा था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक तरह से उसमें भी कमी देखने को मिली है। और साथ ही साथ में जो लोकल्स की, जो कश्मीर का यूथ था, उसकी मिलिटेंसी के लिए रिक्रूटमेंट होती थी, उसको भर्ती कराया जाता था 2023 में, उसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से ढलान देखने को मिली है, एक तरह से वो सबसे ज़्यादा कम हुआ है यहाँ पे। रही बात कश्मीर के यूथ को गुमराह करने वाले यासीन मलिक की, यासीन मलिक जैसे अलग अलग सेपरेटिस्ट लीडर्स की, तो 2020 मार्च में टाडा, जम्मू कश्मीर की टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए और 6 और लोगों के ऊपर यहाँ पे चार्जेस फ्रेम किए गए, जिसमें जो डेथ, जो हमारे जवान थे IAF के, जिनके बारे में हमने एपिसोड की शुरुआत में आपको बताया था, उन जवानों के ऊपर जो हमला हुआ था, अटैक हुआ था हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के ऊपर, तो उसमें जो हमला था उसमें यहाँ पे यासीन मलिक को और बाकी लोगों को एक्यूज़ बताया गया है, यहाँ पे उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और यासीन मलिक जो है वो इस समय जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। इसी के साथ आपको बताएं कि एक सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पे कश्मीर के साथ में हुई है आर्टिकल 370 के हटने के बाद, वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उसको पूरी तरह से रिस्टोर किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो कि हाथ से निकलता जा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेस को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसको रिस्टोर किया गया। और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ जो है वहाँ पे वो ये है कि जम्मू कश्मीर के बारे में बताएं, डेटा के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो जम्मू कश्मीर में करीब 14,000 करोड़ रुपए का हुआ था इस आर्टिकल के हटने के पहले तक, यानी 2019 तक 14 करोड़ रुपए का करीबन ये जो एस्टीमेट बताया जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंस के पहले तक, इंडिपेंडेंस के बाद से रहा था। लेकिन जब ये आर्टिकल हटा है, आर्टिकल 370, इसके बाद में बता रहे हैं कि जो नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम आई है उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रपोजल्स करीबन 81,122 करोड़ रुपए के आ चुके हैं। पिछले 2 सालों में 81,122 करोड़ के प्रपोजल आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। और अभी तक जो आज़ादी के बाद से अगर आप 2019 तक देखें तो सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए का
जो एस्टिमेट था वो बताया जाता है। इसके साथ आपको दूसरी चीज़ बताएं कि डोमेस्टिक और फॉरेन जो विजिटर्स थे, जो टूरिज़्म है, उसमें किस तरह से इंक्रीज़ आया है कि करीबन 1,88,00,000 विजिटर्स हैं, वो एक साल के अंदर नोटिस किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पे फुटफॉल भी बढ़ गया विजिटर्स का, टूरिज़्म बढ़ा। इसके साथ में जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर के लोग जो थे सिर्फ वही यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते थे। लेकिन जब इस आर्टिकल को हटाया गया, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें जम्मू कश्मीर एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे क्या है कि अब जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं उस फेस को ही हटा दिया गया है कि परमानेंट रेसिडेंट्स ही यहाँ पे ज़मीन खरीद सकेंगे, वही इसके अधिकारी होंगे। यहाँ पे आउटसाइडर्स जो बाहर के, जो भारत के जो और भी अलग अलग राज्यों के लोग होंगे, वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं अगर वो ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो। ये भी सामने आया। इसके साथ ही यहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, उसमें वो उनका एक अलग अपना झंडा होता था, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था। स्पेशल स्टेटस जब से हटा, इसके बाद सिविल सेक्रेटरीट पर, लाल चौक पर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, और कई अलग घरों पर भी भारत का झंडा वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारा तिरंगा झंडा वहाँ पे देखने को मिल जाता है। 2019 के पहले तक जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो उनके लिए इक्वलिटी कैसे उनके लिए नहीं मिल रही थी उन्हें, कि जो वहाँ की महिलाएं हैं जम्मू कश्मीर की, अगर वो किसी भी बाहर के आदमी से शादी करती हैं, भारत के आदमी से खास तौर पर शादी करती हैं, तो उनका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता था। उसके बाद में उनको इसमें बहुत सी नुकसान होता था। लेकिन अगर यहाँ पे अब इसके बाद में क्या किया गया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला आर्टिकल 370 के बाद, अब क्या है कि जो भी उनके महिलाओं के पति होंगे वो किसी से भी शादी कर सकती हैं, और जो उनके पति होंगे उनको वहाँ का डोमिसाइल स्टेटस तक मिल सकता है। भारत के अगर कोई नागरिक, कोई लड़का अगर कश्मीर की महिला से शादी करता है, जम्मू कश्मीर स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की, तो वहाँ पे उनको उस जगह का डोमिसाइल स्टेटस, मूल निवासी स्टेटस भी मिल सकता है। और इसके अलावा वो वहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें हुई। गवर्नमेंट रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एक बड़ा कदम ऐसा उठाया कि जो लोग भी अभी तक इन्वॉल्व थे स्टोन पेल्टिंग में, जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे कश्मीर के अंदर, जो लोग अभी वहाँ पे रहते हैं, इस तरह के यूथ, इस तरह का कोई भी जो तत्व, जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, इस तरह के लोगों के लिए CID जम्मू कश्मीर को एक ऑर्डर इशू किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रॉपरली चेकिंग की जाएगी, और प्रॉपरली चेकिंग की जा रही है ऐसे लोगों की जिनको पासपोर्ट ही नहीं दिया जाएगा, जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट में, जिनको इंडियन पासपोर्ट हम नहीं देंगे, जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स में पहले उनकी शामिल वो रहे हैं। तो इस तरह के लोगों का प्रॉपर वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है पासपोर्ट सर्विसेज के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। हमारे सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे जो जवान है, सिक्योरिटी पर्सनल है, उनकी जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, जो वीरगति को प्राप्त होते थे, जो डेथ होती थी, उसमें 50% का यहाँ पे डिक्लाइन, रिड्यूस देखने को मिला है। वो 50% तक कम हो गया है। NIA ने साथ ही साथ में यहाँ पे एक बड़ा काम किया। NIA क्या लगातार अब काम पूरी तरीके से कर सकती है प्रॉपरली, कि ऐसे 32 केसेज NIA ने रजिस्टर किए टेरर फाइनेंसिंग के, टेरर फंडिंग के। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी की लेवल की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने 51 केसेज रजिस्टर किए। अब तक 229 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। NIA ने इसके साथ में कई सारे ऐसे NGO थे, कई सारे ऐसे संगठन थे जो कि प्रमोट करते थे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को लोगों के बीच में। ऐसे संगठनों को इनके ऊपर भी केस यहाँ पे किया है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट कर्मचारी जो कि पाकिस्तान सिंपैथाइजर थे, मतलब जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, लगातार इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए थे 2019 से पहले, उन सभी को यहाँ से जॉब से उनको रिज़ाइन करना पड़ा, उनको निकाल दिया जॉब से। ऐसी कई सारी चीज़ें कश्मीर में लगातार हुई। इसी के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ें कुछ बताई जाती हैं वो हैं कि एनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब सिक्योरिटी मेजर जो हैं, हमारे जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं, उनको प्रॉपरली अब कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे इंसर्जेंसी की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारी फोर्सेस को एक फ्री हैंड है, वो लोग प्रॉपरली वहाँ पे काम कर सकते हैं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ अब वहाँ पे ये काम हो सकता है। इसके साथ अगला क्या है कि नेशनल डेटाबेस के साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो डेटाबेस है, एक तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का जो डेटा, जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी, उसको इस आर्टिकल के हटने के बाद एक बड़ा इंटीग्रेशन उसका किया गया है नेशनल डेटाबेस के साथ में, जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वांटेड लिस्ट, अदर इन्फॉर्मेशन, और कोई भी ऐसा बड़ा सब इन्फॉर्मेशन अगर उनको चाहिए जम्मू कश्मीर की पुलिस को, तो वो पूरी तरह से नेशनल डेटाबेस में से उसकी छानबीन कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके ये फोर्सेस के बीच में पुलिस के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ में क्राइम डिटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनल्स को कैसे डिटेक्ट किया जाए,
क्रिमिनल जो आइडेंटिफिकेशन है उसको कैसे किया जाए। स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो डिक्रीज देखने में मिला है वो इसी में मिला है। स्टोन पेल्टिंग के पत्थरबाजी के जो इंसिडेंट्स थे वो इस तरह से डिक्रीज हुए हैं कि 370 के पहले का जो पीरियड था उसमें हाल ही के पीरियड में बताया जाता है कि 5050 इंसिडेंट ऐसे रजिस्टर हुए थे जो 370 के पहले का पीरियड था पत्थरबाजी के। लेकिन उसके बाद करीबन ये आंकड़ा गिरकर 92% ये आंकड़ा गिर चुका है और इसमें 445 जो इंसिडेंट हैं वो रजिस्टर किए गए हैं सिर्फ। इसके साथ जो बंद होते थे, जो हड़तालें होती थी, उनके बारे में बात करें तो 370 को हटाने से पहले ऐसे इंसिडेंट 302 थे जो कि हटने के बाद 370 के सिर्फ 31 रह गए हैं। मतलब 90% डिक्रीज जो है वो इनमें भी रिपोर्ट किया गया है। इनकी वजह से क्या होता है कि जो डेली लाइफ रूटीन है लोगों का वो नहीं बिगड़ता, स्ट्राइक्स नहीं होती, शटडाउन्स नहीं होते तो, और जो इनकम फ्लो है वो भी लगातार बना रहता है। सिविल इंजरीज इन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, मतलब जो सिविलियंस को जो इंजरीज होती थी, जो सिविलियन घायल होते थे, उसके आंकड़े देखिए। सिविलियन की इंजरीज 370 हटने से पहले 9303 बताई जाती हैं ऐसे जो फिगर्स के अकॉर्डिंग, और इसके बाद इस पीरियड के बाद में करीबन 117 से फिर ऐसे केसेस सामने आए। तो 99% डिक्रीज यहाँ पे सिविलियन इंजरीज में सामने आता है। पुलिस और जो हमारी स्पेशल फोर्सेस के जवान थे वो जो इंजर्ड होते थे उसका आंकड़ा देखिए कि 370 के पहले 13,110 ऐसे केसेस थे जिसमें जो हमारे जवान थे, पुलिस ऑफिसर्स थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो इंजर्ड होते थे, घायल होते थे। लेकिन 370 हटने के बाद सिर्फ 797 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये जो हमारे स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, जवान हैं, वो घायल हुए हैं। ये दिखाता है कि तो 94% यहाँ पर डिक्रीज जो है वो इसमें भी हुआ है। और इसी के साथ एक बड़ी चीज़ कि जो टेररिस्ट थे, जो टेररिस्ट के सिंपैथाइज़र थे, जो कि एसोसिएट्स थे, और वो ऐसे लोग जो कि सस्पेक्ट्स हैं, उनके अरेस्ट कितने हुए हैं। तो इसकी बात करें तो 1584 था ये नंबर 370 हटने से पहले, और अब ये नंबर बढ़ के 2504 हो चुका है। यानी इसमें भी करीबन 58% का इंक्रीज सामने देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये हमारी इंटेलिजेंस को एक अच्छे ट्रांसपेरेंसी में काम करने के लिए भी ज़रूरी हैं। साथ ही साथ में टेररिज्म जो ऑपरेशंस हैं, आतंकवादी संगठन भारत के ऊपर वो लोग यहाँ से अटैक करते हैं, उसको रोकने के लिए भी ज़रूरी है। और इन सारे इंडिकेटर्स को अगर देखा जाए तो ये एक चीज़ बताते हैं कि इन सब से एक चीज़ जो हुई है वो है कि घाटी में, कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट वो है क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड जो हमने आपको बता दिया है पूरा कि आर्टिकल 370 कैसे आया, कैसे बना, कैसे हटा, क्या किया गया, गवर्नमेंट का वो ऑपरेशन कैसा था, जो ऑपरेशन 370 अगर आप उसको कहें, मिशन कश्मीर उसको कहें, उसके साथ में कश्मीर का इतिहास आपको बता दिया है। हरी सिंह के दौर में क्या हुआ, सन 47 में क्या हुआ, उसके बाद में आर्टिकल 370 के बीच में टेररिज्म कैसे कश्मीर में ग्रो हो रहा था ये भी बता दिया। इसके बाद आपको ये भी बता दिया गया है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या हुआ है। डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ, फिगर्स के साथ, कई एक तरह से कहा जाए कि एक डीप रिसर्च के साथ आपके लिए हम एपिसोड पूरा लेकर आए थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा एपिसोड। आपकी कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि आर्टिकल 370 को समझाइए, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए, तो आपके लिए एपिसोड लेकर हाजिर थे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, और इसके पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है कि आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, ज़रूर जाइए, अपने सारे कोर्सेज देखिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपके पहचान में कोई तैयारी कर रहे हैं, करना चाहता है, और उन्हें ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे स्टडी IQ का ये जो कोर्सेज़ हैं इन पे भारी डिस्काउंट मिल सकता है एक कोड लगाने से, VJ लाइव ये कोड है, आपका कोड है, ये आपको बताना है। इस कोड को लगा के एक भारी डिस्काउंट तो मिलेगा ही, अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, क्योंकि स्टडी IQ देश का सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि UPSC CSE की तैयारी आपको सबसे अफोर्डेबल रेट्स में और सबसे शानदार तरीके से, सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ यहाँ पे कराता है। तो आपको यहाँ पे आप और भी जो वीडियोज़ हैं हमारे, उनके भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके उनको भी देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, अपने और भी टॉपिक्स आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।